उसके पीछे कारण यही था कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाह रहे थे। तेजस्वी उसके लिए तैयार नहीं थे और यही कारण हुआ कि नीतीश कुमार पलटकर एनडीए में चले गए। और नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा भंग कर सकते हैं। और अब तो वो बताते कैबिनेट अप्रूवल लेकर, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, यार हमारे दर्शक फिर से सोच रहे होंगे कि जब विधानसभा भंग ही करना है नीतीश कुमार को, तो उन्होंने 12 फरवरी को क्यों नहीं कर दिया। अब अगर नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की अनुशंसा करते हैं अपने मंत्रिपरिषद से अप्रूवल लेकर, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी इन्हीं के पार्टी से है और उन्हीं को सब करना है, तो वैसी स्थिति में विधानसभा भंग हो जाएगा। अब हमारे दर्शकों के दिमाग में फिर सवाल आ रहा होगा कि विधानसभा भंग करने के बाद नीतीश कुमार क्यों बार बार कर रहे हैं, क्यों खबर चल रही है बार बार। देखिए, नीतीश कुमार को लोकसभा से कोई बहुत वास्ता नहीं है। 2019 में इनके 16 सांसद जीते ना, फायदा क्या हुआ, एक मंत्री बने तो उनका इनको बलि देना पड़ गया, आरसीपी सिंह। बाकी सांसद बीजेपी के साथ थे, तभी बीजेपी मजबूत थी। अलग हो गए 17 महीने के लिए, तभी बीजेपी उसी फॉर्म में काम कर रही थी। तो लोकसभा से नीतीश कुमार को क्या फायदा होना है। अगर इस बार भी मान लीजिए कि 15 सीटों के लिए अड़ जाए नीतीश कुमार, 15 सीट पर लड़ जाएं और जिता भी ले सांसद, तो उनको मिलना क्या है, 1-2 मंत्री बन जाएंगे केंद्र में, यही होगा बहुत से बहुत। लेकिन अगर विधानसभा भंग हो जाए, समझिएगा बात, विधानसभा अगर भंग करा देते हैं नीतीश कुमार बिहार में, तो इसके बाद विधानसभा चुनाव की तरफ बिहार आगे बढ़ जाएगा। यानी किसी साल विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में हो जाएगा और उसके बाद जो परिणाम आएगा वो परिणाम नीतीश कुमार को मजबूत कर देगा। भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा, भाजपा क्या राजी रहेगी या भाजपा साथ देगी? अच्छा सवाल है। देखिए, बीजेपी के लिए क्या प्रायोरिटी है, अब हमने नीतीश कुमार की प्रायोरिटी की बात तो कर लिया। नीतीश कुमार के लिए जिस तरह बिहार विधानसभा प्रायोरिटी है, उसी तरीके से बीजेपी के लिए लोकसभा प्रायोरिटी है। बीजेपी जरूर चाहेगी कि पिछले बार अगर बिहार से उसने 17 सांसद जितवाए थे अपनी पार्टी से, मतलब बीजेपी से 40 में, तो इस बार वो संख्या बढ़कर 18 हो, 19 हो, 20 हो या 22 हो जाए। मतलब 22 सीटों पर अगर बीजेपी लड़े तो 22 की 22 सीट बीजेपी जीत जाए। तीनों विधानसभा की तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जो हैं एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हैं। और कल लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आता है, जहां पर लालू यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए आज भी दरवाजे जो हैं वह खुले हुए हैं। इस बयान की चर्चा जो है पूरे बिहार में चल रही है। तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी उदीप तारियान मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान कि नीतीश कुमार के लिए अभी भी दरवाजा खुला हुआ है, अभी भी प्रेम समर्पण, क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ इशारा कर रहा है, ये तमाम चीज़? नहीं, वो तो एक बहुत जो मुलाकात की तस्वीर सामने आई वो बहुत फॉर्मल लगा, लेकिन सवाल उठता है कि वो जो तस्वीर आया, वो तस्वीर मतलब क्यों आया। क्या लालू और नीतीश जो परसों ही ना जो उनका फेस टू फेस हुआ, जो आमना सामना हुआ, क्या वो पूर्व से निर्धारित था, मतलब प्रायोजित था? क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा करते हैं, नीतीश कुमार कई बार ऐसा करते हैं कि उनको अगर किसी से मिलना होता है सार्वजनिक जगह पर, पर्सनली नहीं मिल सकते हैं और सार्वजनिक जगह पर मिलना है, गेस्चर देना है, तो उनका वो इंतजार कर लेते हैं, नहीं तो इंतजार करा देते हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो, ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि नीतीश जो है वो निकल रहे हो और लालू उस समय एंट्री कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, संभावना है इसका। लेकिन हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता। बड़ा मसला ये नहीं है कि दोनों की मुलाकात हुई, मसला ये है कि आखिर लालू क्यों कह रहे हैं कि नीतीश के लिए दरवाजा खुला हुआ है। अमित शाह जो बिहार में आकर 3 बार कह के चले गए कि दरवाजा बंद है, चाबी मार दिया गया है, चाबी को नो एंट्री है, और उसके बाद जाकर वो मिल लेते हैं, मिलते नहीं है, गले लगा लेते हैं। तो लालू तो खोल कर कह रहे हैं कि हमारा दरवाजा खुला हुआ है। अब इसके तह में जाने के लिए आप लोकसभा सीट बंटवारे पर पहले हम चलते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि बिहार में जो इस बार लोकसभा सीट का बंटवारा होगा, उसमें बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में सिर्फ नहीं रहेगी, आधे से अधिक सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। मतलब 20+ सीट, आंकड़ा हमने 22 का बताया कि 22 लोकसभा सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 8 लोकसभा सीटों पर जदयू को चुनाव लड़ना है, 3 पर लड़ेंगे पारस, चिराग और कुशवाहा, और 1 सीट जीतन राम मांझी लड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार 8 लोकसभा सीटों के लिए तैयार क्यों हो जाएंगे? सवाल है ना भाई। जब सारे कंडीशंस पर बीजेपी तैयार हो जा रही है नीतीश कुमार को फिर सीएम ही बने, गृह मंत्री को लेकर विवाद चल रहा था, सम्राट चौधरी गाड़ी तक वापस कर दिए, लेकिन फिर झुकना पड़ा, उनको दिल्ली बुला लिया गया, उनको और विजय सिन्हा को समझाया गया कि नीतीश जी हमारे दुलरुआ हैं, उनको गृह मंत्रालय दे दिया जाए। यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। फ्लोर टेस्ट पे हमने जो खबर चलाया उस पर हमारे अभी भी कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप हवा में खबर चला रहे थे, गलत खबर चला रहे थे। रात के 11 बजे तक, 11 फरवरी के रात के 11 बजे तक जो माहौल था वो यही था, और तेजस्वी अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए थे। लेकिन फिर ऑपरेशन दिल्ली से किया गया रात भर में, जिसके चलते अगला दिन फ्लोर टेस्ट में आरजेडी के 3 विधायक पलट गए, नहीं तो इधर के तो 3 विधायक गायब थे ही।
अगर ये 3 विधायक नहीं सपोर्ट करते तो 122 पे चला जाता है इनका आंकड़ा, जो 125 आया है। तो हमारा खबर गलत नहीं था, खबर हमारा सही था। इसका आभास किसी को नहीं था कि दिल्ली इतना एक्टिव हो जाएगा। नीतीश कुमार फेल हो चुके थे, नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो फेल हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी वहां पर भी इनको संभाल कर, सपोर्ट कराकर इनका फ्लोर टेस्ट पास करवा देती है। तो स्थितियां तो ऐसी हैं कि हर जगह लगता है कि बीजेपी इनके सामने नतमस्तक है, नीतीश कुमार के सामने। तो लोकसभा में बीजेपी के सामने नीतीश कुमार क्यों नतमस्तक हो जा रहे हैं? अगर 8 सीटों पर चर्चा है और खबर है कि जेडीयू 8 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार भी है। कहानी समझिए इसके पीछे का। नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, आपको याद होगा कि जो कैबिनेट की बैठक हुई थी तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ, जो 15 मिनट में ही भंग कर दिया गया और मीडिया को ब्रीफिंग नहीं किया गया, उसके पीछे कारण यही था कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाह रहे थे। तेजस्वी उसके लिए तैयार नहीं थे और यही कारण हुआ कि नीतीश कुमार पलटकर एनडीए में चले गए। और नीतीश कुमार का मनसा आज भी है। नीतीश कुमार जो दिल्ली गए थे मिलने नरेंद्र मोदी से बहुमत साबित करने के पहले, उस समय भी नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की, लेकिन पीएम उस पर तैयार नहीं हुए। तो अब लोकसभा सीट को, जो 8 सीटों पर अगर नीतीश कुमार तैयार हो रहे हैं, तो इसके लिए एकमात्र एक कंडीशन हो सकता है। वो कंडीशन यही है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा भंग कर सकते हैं। और अब तो वो बजाते कैबिनेट अप्रूवल लेकर, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, यार हमारे दर्शक फिर से सोच रहे होंगे कि जब विधानसभा भंग ही करना है नीतीश कुमार को, तो उन्होंने 12 फरवरी को क्यों नहीं कर दिया? भाई 12 फरवरी को कैबिनेट नहीं था, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए उसके लिए। अगर बहुमत साबित नहीं कर पाते तो विधानसभा तो डिसॉल्व नहीं ना होता। विधानसभा डिसॉल्व करने के लिए एक सरकार चाहिए जिसका बहुमत परीक्षण हो चुका हो। तो नीतीश कुमार का बहुमत परीक्षण हो चुका है और अब वो कैबिनेट डिसॉल्व कर सकते हैं। अब वो स्थिति में आए हैं डिसॉल्व करने के। उस समय डिसॉल्व नहीं कर पाते। अगर उनकी सरकार गिर जाती, बहुमत परीक्षण में फेल हो जाती, तो फिर राज्यपाल को मजबूरन तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना पड़ता बहुमत साबित करने के लिए। वो नहीं करते तब का बात अलग होता, लेकिन उस स्थिति में फिर जो ये विधायक इधर उधर हुए हैं वो सब तेजस्वी के साथ चले जाते हैं। तो इसलिए बीजेपी और नीतीश कुमार ने स्ट्रैटेजिकली कूटनीति के तहत बहुमत परीक्षण सफल करा लिया, पास करा लिया। अब अगर नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की अनुशंसा करते हैं अपने मंत्रिपरिषद से अप्रूवल लेकर, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी इन्हीं के पार्टी से हैं और उन्हीं को सब करना है, तो वैसी स्थिति में विधानसभा भंग हो जाएगा। अब हमारे दर्शकों के दिमाग में फिर सवाल आ रहा होगा कि विधानसभा भंग करने के बाद नीतीश कुमार क्यों बार बार कर रहे हैं, क्यों खबर चल रही है बार बार? देखिए, नीतीश कुमार को लोकसभा से कोई बहुत वास्ता नहीं है। 2019 में इनके 16 सांसद जीते ना, फायदा क्या हुआ? एक मंत्री बने तो उनका इनको बलि देना पड़ गया, आरसीपी सिंह। बाकी सांसद बीजेपी के साथ थे, तभी बीजेपी मजबूत थी। अलग हो गए 17 महीने के लिए, तभी बीजेपी उसी फॉर्म में काम कर रही थी। तो लोकसभा से नीतीश कुमार को क्या फायदा होना है? अगर इस बार भी मान लीजिए कि 15 सीटों के लिए अड़ जाए नीतीश कुमार, 15 सीट पर लड़ जाएं और जिता भी ले सांसद, तो उनको मिलना क्या है? 1-2 मंत्री बन जाएंगे केंद्र में, यही होगा बहुत से बहुत। लेकिन अगर विधानसभा भंग हो जाए, समझिएगा बात, विधानसभा अगर भंग करा देते हैं नीतीश कुमार बिहार में, तो इसके बाद विधानसभा चुनाव की तरफ बिहार आगे बढ़ जाएगा। यानी किसी साल विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में हो जाएगा। और उसके बाद जो परिणाम आएगा, वो परिणाम नीतीश कुमार को मजबूत कर देगा। वो परिणाम नीतीश कुमार की पार्टी को मजबूती देगा। जो 45 की संख्या है विधायकों की, वो हो सकता है 60 हो जाए, 65 हो जाए, 70 हो जाए या 80 भी हो सकता है। संभावना इस बात को मानकर रखिए कि हो सकता है कि विधायकों की संख्या नीतीश कुमार की 80 भी चले जाए। तो आप बताइए कि नीतीश कुमार के लिए बिहार प्रायोरिटी है कि केंद्र के एमपी प्रायोरिटी है? बिहार प्रायोरिटी है, बिहार प्रायोरिटी है। इसीलिए बार बार इसकी चर्चा होती है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं। अभी भी यह चर्चा बंद नहीं हुई है। और 12 तारीख को क्यों नहीं विधानसभा भंग हो पाया? कारण हमने बता दिया कि वहां पर ना तो स्पीकर के खिलाफ ही हो पाया और ना ही तो जो ये फ्लोर टेस्ट होता है बहुमत साबित करने में ही नीतीश कुमार को फेल कर पाए आरजेडी। इसलिए क्योंकि उस दिन सरकार बनानी थी, बिहार के सामने बहुमत दिखाना था, संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना था। अब वो प्रक्रिया पूरा हो चुका है। अब नीतीश कुमार के हाथ में है, वो चाहे तो विधानसभा भंग करेंगे। और आप मान कर चलिए कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बिहार का एक साथ होकर रहेगा। भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा? भाजपा क्या राजी रहेगी या भाजपा साथ देगी?
अच्छा सवाल है। देखिए, बीजेपी के लिए क्या प्रायोरिटी है? अब हमने नीतीश कुमार की प्रायोरिटी की बात तो कर लिया। नीतीश कुमार के लिए जिस तरह बिहार विधानसभा प्रायोरिटी है, उसी तरीके से बीजेपी के लिए लोकसभा प्रायोरिटी है। बीजेपी जरूर चाहेगी कि पिछले बार अगर बिहार से उसने 17 सांसद जितवाए थे अपनी पार्टी से, मतलब बीजेपी से 40 में, तो इस बार वो संख्या बढ़कर 18 हो, 19 हो, 20 हो या 22 हो जाए। मतलब 22 सीटों पर अगर बीजेपी लड़े तो 22 की 22 सीट बीजेपी जीत जाए। तो नीतीश कुमार के लिए भी देखिए, राजनीति इसी तरह ना होता है, गिव एंड टेक। और आज से नहीं, पंडित नेहरू के समय से होते आ रहा है कि लेन देन का, सौदेबाजी का ही नाम राजनीति कहा जाता है। तो बीजेपी को लोकसभा में फायदा हो जाए, उनके सांसदों की संख्या बढ़ जाए, उनके बहुमत उनका बढ़ जाए लोकसभा में, वो मजबूती से कोई फैसला ले सके, बिल पास करा सके। नीतीश कुमार के लिए है कि बिहार में जो उनकी कमजोर स्थिति है आज 45 विधायकों के चलते, अभी फ्लो टेस्ट में कितना फजीयत हुआ। अगर आज नीतीश कुमार के पास 60 विधायक अपने होते हैं तो तेजस्वी इतना कुछ कर पाते क्या? जितना माहौल वो बना दिए थे, नहीं कर पाते। तो नीतीश कुमार के लिए अभी प्रायोरिटी बिहार विधानसभा में अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना है, और बीजेपी के लिए जो प्रायोरिटी है वो लोकसभा में अपने सांसदों की संख्या बढ़ाना है। और इसी केमिस्ट्री पर बीजेपी और नीतीश कुमार साथ आए हैं, नहीं तो और दूसरा कोई कारण नहीं था। अगर तेजस्वी यादव विधानसभा भंग करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो आप मान कर चलिए कि नीतीश कुमार कभी पलटी नहीं मारते। नीतीश कुमार उधर ही रहते, विधानसभा भंग होता, मंत्री कैबिनेट से अप्रूव होता, विधानसभा भंग होता और बिहार में लोकसभा और विधानसभा साथ में होता। लेकिन तेजस्वी तैयार नहीं थे, इसीलिए नीतीश कुमार ने वो गठबंधन तोड़ दिया। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव भी ज्यादा एग्रेसिव नीतीश पर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार इस बार स्वेच्छा से नहीं, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, विधानसभा भंग करने के लिए और फिर से विधानसभा चुनाव कराने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसके चलते वो एनडीए के साथ गए हैं।